नमस्कार दोस्तों। एपीओ एलडीसी के कुछ सेशन मैंने किए हुए हैं। 4 वीडियोस बन चुके हैं। ये 5वां आगे चल रहे हैं। पेपर 150 क्वेश्चन था, 85 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज के पार्ट में जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन है। आपका जनरल नॉलेज कैसा है? चूंकि आपको मालूम हो एलडीसी के पेपर में जनरल नॉलेज आता है और ये एपीओ का पेपर है। और जनरल नॉलेज हमारे जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे के, सभी डिपार्टमेंट में एलडीसी में जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो सेशन है वो सभी डिपार्टमेंट के जितने भी एलडीसी में लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके काम आएगा। और मेरा जो तरीका बताने का जैसा आपको पसंद आता है उसी तरीके से मैं जनरल नॉलेज को भी समझाने की कोशिश करूंगा, कैसे हम सिर्फ आंसर ना बताकर। तो उम्मीद करूंगा आपको ये पसंद आएगा सेशन। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लगे इसमें। तो हमने 85 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके बाद हमारा यहाँ से क्वेश्चन आ गया 86। आईडी भी 86, क्वेश्चन नंबर 86 है। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फेमस सितार प्लेयर? सितार प्लेयर कौन है निम्नलिखित में से? पहला है पंडित जसराज, पंडित रविशंकर जी, पंडित धन्नावल जी, उस्ताद अमजद अली खान। तो इसके बारे में जो मैंने मटेरियल इकट्ठा किया है उसके बारे में बताया हुआ है कि पंडित रविशंकर जो है वो प्लेयर सितार वादक थे, फेमस सितार वादक। तो ये इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा, पहला जो हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर। ठीक है ना? इन्होंने आंसर दिया 4 दिया है। 4 ये उस्ताद अमजद अली खान के बारे में मैंने सर्च किया था, ये सरोद वादक थे। तो मेरे हिसाब से इसमें आंसर मैंने चेक किया, इसमें काफी सारे आंसर गलत हैं। तो सही आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें पहले का आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आईडी है हमारा, वाट आर सुनामी काज्ड बाय? सुनामी क्यों होती है? सुनामी किसके कारण होती है? इसके बारे में हम थोड़ा जान लें। सुनामी पानी के नीचे हलचल से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर समुद्र के नीचे उसके आसपास आने वाले भूकंपों से जुड़ी। जनरली सुनामी के बारे में मेरे भी जानकारी थी कि भूकंप महासागर में अगर कोई भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटता है तो सुनामी आता है। तो वही बताया कि रीजंस जो है, ज्वालामुखी विस्फोट, पनडुब्बी स्खलन, भूस्खलन और तटीय चट्टानों का गिरना भी सुनामी उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि बड़ा क्षुद्रग्रह समुद्र को प्रभावित कर सकता है। तो सुनामी आने के जो रीजंस हैं, इसके अंदर ठंडी और गर्म महासागरीय धाराओं का मिलन, भूकंप, समुद्र तल में परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट। तो मेरे हिसाब से तो तीनों आते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। और दूसरा और चौथा तो होता ही होता है। तो यहाँ आंसर 4 दिया है, ज्वालामुखी में विस्फोट। तो ये तो सही है। तो ये इसमें ऑप्शन मुझे बराबर नहीं लगा। एक्चुअल में यहाँ पे 3 देने के बाद चौथा उपयुक्त सभी आना चाहिए, तो वो आंसर सही होना चाहिए। तो ये आंसर आप डिसाइड करें। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज रूल 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? राजभाषा अधिनियम 1963 का नियम 3-3 क्या कहता है? आपको मालूम होगा 3-3 हमेशा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था इसमें एक हिंदी का लगभग एक क्वेश्चन आता था। तो इसमें जितने हमारे अधिसूचना धारा जितनी भी चीजें ऑफिस में होती है सभी द्विभाषी में यूज जारी करना है, इस तरह का है नॉलेज। यहाँ लिखा हुआ क्या, हम जरा इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आईडी मेरा जो ये 130 है। इसमें लिखा हुआ है राजभाषा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन 33 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, notwithstanding anything contained in subsection 1 both Hindi and English language shall be used for। यहाँ लिखा द्विभाषी में जो है पत्र जारी होने चाहिए। Resolution, general orders, rules, notification, administrative and other reports and press communication issued and made by the central government or by ministry, department and office thereof, or by a corporate or company owned and controlled by the central government or by an office, any office of such company or corporation or company, administrative and other report and official paper to be laid down before a house or the houses of parliament, contract and agreement, executed and license permit notices। ये सारी जो इसमें बातें हैं ये सभी द्विभाषा में मैंडेटरी करना आपको। ठीक है, इसी चीज को उन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसके हिसाब से हम जब चलेंगे तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, एटलीस्ट 50% नहीं है इसमें, यहाँ 33% तेरा नन हो जाएगा। तो ये आर जो 2 है इसके अंदर, all resolutions, general orders, rules, notification, agreements, administrative and other reports and press communication etc. should be published bilingually। सभी संकल्प, आदेश, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, समझौते, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट या प्रेस संचार आदि द्विभाषा रूप में प्रकाशित होने चाहिए। तो इसमें नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है,
आंसर में नंबर 3 दिखा रहा है, जो क्लियर दिख रहा है कि ये गलत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 होना चाहिए आंसर। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन आईडी 120 हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, अमिताभ कांत जी एंड नितिन गडकरी जी। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन है हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। ये आप याद रख लें, मैंने फोटो इसलिए लगा दिया है कि आपको याद है दिमाग में कि अगली बार कभी भी क्वेश्चन आए तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। ये आपको याद रखना है। बाकी जो उन्होंने बताया, बाकी लोग कौन होते हैं? वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर्स अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, निर्मला सीतारमन जी हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर जी भी हैं इसके अंदर। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय। तो याद रहेगा आपको मेरे ख्याल से। आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन हु रोड द फेमस पेट्रोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा? प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? तो ऑप्शंस पहले मैं पढ़ दूं मैं। पहला ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, सरोजिनी नायडू। दूसरा ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा है फिरदौस। तो यहाँ हम चलेंगे तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल कंपोज द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। तो यहाँ पहला आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन आईडी जो हमारा इसमें 2 लिखा हुआ है, इसमें सरोजिनी नायडू बताया है, ये भी मुझे लगता है गलत है। आप चेक कर लें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ? राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? इसके बारे में हमारा क्या बोलता है लिटरेचर? राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूशनली द काउंसिल ऑफ स्टेट इज अपर हाउस इन द पार्लियामेंट। अपर हाउस लोअर हाउस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सी अपर हाउस है, तो ये हमारा अपर हाउस होता है राज्यसभा। इट हैज अ मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ 250, 250 की मेंबरशिप होती है, जिसमें इन विच 238 आर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। जो 238 जो होते हैं उनको सिलेक्शन होता है वोटिंग से, और 12 जो होते हैं वाइल द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 12 मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन आर्ट लिटरेचर साइंस सोशल। जो हमारे जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, जैसे आर्ट में है, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, जैसे कई बार सचिन तेंदुलकर, या आपके देखा कई बार हमारे फिल्मी जगत से भी हेमा मालिनी जी या जया बच्चन जी, अलग अलग जो फील्ड के होते हैं, स्पोर्ट्स से, साइंस से, आर्ट से, उन लोगों को नॉमिनेशन होता है राज्यसभा मेंबर के रूप में। तो वो इनकी लिए सीट है 12। तो 12 के अलावा जो 238 सीटें होती है वो उनका चुनाव होता है, और कुल मिला के आपकी हो जाती है 250। हालांकि अभी कहा है द करंट पोटेंशियल सीटिंग कैपेसिटी ऑफ राज्यसभा इज 245 को कम कर दी है आफ्टर द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये इसके बाद अभी कम कर दी है 245। ये भी एक नई जानकारी है, मैं कहा बता दूं आपको। द मैक्सिमम सीट ऑफ 250 मेंबर्स कैन बी फिल्ड अप एट द डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा। मैक्सिमम 250 भरे जा सकते हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत मैंने एडिशनल जानकारी भी दी है, जिसके के लिए मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं कि सर आप कुछ एक्स्ट्रा भी बताते हैं, तो मैंने कहा चलो एक्स्ट्रा भी बताया जाए। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका 245 हो जाएगा, 250 सॉरी। तो ये आंसर क्वेश्चन डी आ जाएगा 4। यहाँ 3 लिया हुआ है 240, तो ये किसी भी एंगल से 240 मुझे दिख नहीं रहा है। अगला हम चलते हैं, व्हेन डिड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स? जीएसटी का कई बार फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछा है कब से लागू हुआ। देख लेते हैं कब से लागू हुआ। जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017। यहाँ लिखा हुआ है टैक्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 101st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 101st अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, 101वां संशोधन है ये रेलवे में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीएसटी किस संशोधन से आई है। तो जीएसटी रिप्लेस्ड एग्जिस्टिंग मल्टीपल टैक्स लेव्ड बाय द सेंट्रल। जो सेंट्रल और स्टेट वाले अलग अलग टैक्स, वेट और जब अलग अलग टैक्स लगाते हैं उनको सब उनका रिप्लेसमेंट है, उनको हटा के नया एक कॉमन जीएसटी लगाया गया पूरे हिंदुस्तान में। लागू 1 जुलाई 2017 से हुआ है, और ये हमारा 101वां संविधान संशोधन था। तो इसमें हमारा ये आ जाएगा 217 आंसर सही हो जाएगा। सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, यहाँ इन्होंने सही निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आईडी है 100। Who is the authorized to grant the citizenship of the citizenship
ऑफ इंडिया टू एन एप्लीकेंट। एक आवेदक को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए कौन भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए कौन करते हैं? क्वेश्चन आईडी 100 दे टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी एप्लीकेशन आती है फॉरवर्ड करते हैं मिनिस्ट्री एंड होम ऑफिस को, तो गवर्नमेंट इंडिया विद इन, तो ये जो निकालती है सिटीजनशिप जो देते हैं वो देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय हमारा होता है, वो करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे गृह मंत्रालय। यहाँ पे भी दो भारत के प्रधानमंत्री दिया है, ये मेरे ख्याल से गलत आंसर है। सही आंसर हो जाएगा इसमें गृह मंत्रालय। इन्होंने भी गलत गलत लगाया हुआ है, दोनों गलत हो जाएंगे। गृह मंत्रालय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन आईडी 88 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसमें, तो पहला ही सही होगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। बहुत ही कॉमन जवाब है। यहाँ भी हम देख लें, आईडी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट intervention by the government of India to ensure agricultural price producer against any sharp fall in the farm price। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है इसी भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए बाजार हस्तक्षेप का रूप है। यानी जो कृषि की कीमतें कई बार होता है कि उत्पादन कम होता है, कई बार ज्यादा होता है। उत्पादन जब कम होगा तो ऑब्वियसली इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी और रेट बढ़ेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छी बारिश हो जाती है, अच्छा माहौल हो जाता है, जिसकी वजह से उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब उत्पादन आपके जो डिमांड आपकी मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली रेट गिरने की संभावना होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फिक्स करता है कि उससे कम नहीं जाएगा, कितना भी ज्यादा हो, तो वो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला क्वेश्चन हमारा आएगा, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति? केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 134 necessary steps should be taken to convene annual meeting of the केंद्रीय हिंदी समिति regular by the chairmanship of the prime minister। तो केंद्रीय हिंदी मीटिंग की अध्यक्षता भी माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। ये नीति आयोग के अलावा दूसरे क्वेश्चन के जो आंसर है प्रधानमंत्री की आप याद रख लीजिए। मेरे हिसाब से तो एक नोट डाउन कर लीजिए एक नोट में कि प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ उनका आंसर आएगा। तो नीति आयोग के अध्यक्ष में आएगा, केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता भी करते हैं, तो और कहाँ कहाँ माननीय प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए ताकि अगली बार क्वेश्चन आए तो आपको याद है, हाँ यहाँ करते हैं, फिर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपको याद करना। इस तरह अलग अलग क्वेश्चन में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो एक साथ लिस्ट आउट कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन जैसे जैसे आएंगे तो जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री जो है उनको चेयरमैनशिप करते हैं उनको एक लिस्ट आउट कर लीजिए, तो आपको अगली बार आपको एग्जाम से जाने से पहले आपको याद रहेगा। क्वेश्चन आईडी 133 विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव हिंदी द स्टेटस ऑफ राजभाषा ऑफ द नेशन? संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासी प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप हो। ये तीनों क्वेश्चन जो होते हैं ये एग्जाम में हमेशा कौन से लिपि वाला हमेशा पूछा जाता है। अंक कौन से होते हैं? अंक हमारे से देवनागरी लिपि नहीं होती, अंक जो होती है वो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होते हैं। फिर भाई राष्ट्रीय पूछा जाता है तो अंक जो होंगे वो अंतरराष्ट्रीय होंगे, लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद बता दिया है आपका 343(1), तो यहाँ 343(1) ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने गलत बताया, 341 ये आपका गलत आंसर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आईडी है 107 107 फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस लोकेटेड एट दिस रीजन। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस क्षेत्र में स्थित खानों में से आया है? इसके बारे में मैंने ढूंढा था तो मुझे मिला कि गोलकोंडा फोर्ट दिखा, इसमें माइन में गोलकोंडा फोर्ट हुआ है। ये थोड़ा सा कई आंसर्स मुझे आ रहे थे इसके अंदर गोलकोंडा है, इसको आप थोड़ा आप भी अपने लेवल पे एग्जामिन कर लीजिए। मुझे तो गोलकोंडा ही लग रहा है और कुछ लग नहीं रहा है। इन्होंने आंसर शायद एक दिया है उड़ीसा, तो मेरे हिसाब से तो गोलकोंडा है, आप अपने हिसाब से सर्च मार लें। तो मेरे हिसाब से तो गोलकोंडा में लिख दिया है। क्वेश्चन आईडी 94
इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द प्लेज फॉर पूर्ण स्वराज? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी? उसके बारे में जो बता दें। The Indian National Congress on 19 December 29 passed the historic, ऐतिहासिक जो है पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की थी, वो घोषणा की थी लाहौर सेशन में 2019 में। तो इसमें क्वेश्चंस बनता है किस साल में हुई थी। एंड ए पब्लिक डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन 26 जनवरी 30, यानी 19 दिसंबर को घोषणा की थी, वो पब्लिक डिक्लेरेशन किया था 30 में। अ डे ऑन विच कांग्रेस पार्टी अर्ज इंडियंस टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस, मतलब ये 26 जनवरी को उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। इसमें तीन चार क्वेश्चन आपके बनते हैं कि कब उन्होंने डिसीजन पास कब किया, डिसीजन रेजोल्यूशन कब पास किया है, तो 19 दिसंबर 29 को। पब्लिकली डिक्लेयर कब हुआ, तो वो 26 जनवरी 2030 को। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट करने की बात की, तब वो थी 26 जनवरी 2030 को। तो अभी क्वेश्चन है हमारा, रेजोल्यूशन कहाँ पास हुआ है, किस अधिवेशन में पास हुआ है, तो ये हमारा लाहौल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट व्हाट डज मीन हिंदी मीन्स, क्या है हिंदी का क्या मतलब है? तो अभी जैसे मैंने बताया था, देवनागरी लिपि में हिंदी, यही आएगा आंसर। ठीक है, इसमें भी शायद वही मैंने लिखा होगा। हिंदी का अर्थ देवनागरी लिपि में, देवनागरी में हिंदी, ये आपका क्वेश्चन आईडी है कि हिंदी का मतलब बताया है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी 136, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग पॉलिसीज पर्टेन टू ऑफिशियल लैंग्वेज? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो कोई भी डिसीजन जो होगा, वो उनका जो मेन बॉस होता है, हमेशा वो डिसीजन लेते हैं। और जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा जो डिपार्टमेंट है, वो जिस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा, वही मिनिस्ट्री उस पर डिसीजन लेगी। ये मैंने आपको पिछले हिंदी का भी मैंने एक वीडियो में उसमें बताया था। तो राजभाषा जो विभाग है, किस डिपार्टमेंट, किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय के अंडर में आता है। ये चीज आप अच्छी तरह याद रखिए कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा गृह मंत्रालय आएगा। क्वेश्चन आईडी 36, ये देख लीजिए, मैं एक लेके आया हूँ यहाँ पर। लोगो जो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देखिए राजभाषा विभाग, ये यहाँ लोगों में दिख रहा है गृह मंत्रालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय। ये हमारा गृह मंत्रालय, तो ये हमारा राजभाषा विभाग है। यहाँ पे भी आप देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। ये आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। मैंने बताया कि राजभाषा जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन आईडी 91, Who was the creator of famous cartoon character known as the Common Man in the Times of India? टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉमन मैन के नाम से प्रसिद्ध कार्टून चित्रकार कौन थे? क्वेश्चन आईडी आपका हो गया 91। राशिपुरम कृष्णन स्वामी अय्यर लक्ष्मण, यानी आर के लक्ष्मण, इनका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, जा सकता है आपको कभी कि आर के लक्ष्मण जी का पूरा नाम क्या था। तो कोई पूछे से राशिपुरम कृष्णन लक्ष्मण भी बोल लिख सकते हैं, अय्यर को मिस कर दे, अय्यर भी है आता है इनके नाम में। ठीक है, तो इसमें कहा ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज क्रिएशन द कॉमन मैन एंड फॉर हिज डेली कार्टून स्ट्रिप। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, और ये जो कि 1951 से स्टार्ट हुआ था। का जन्म 24 अक्टूबर 2021 और डेथ इनकी हुई थी 26 जनवरी 2015 में हुई थी। तो ये थोड़ी जानकारी है आर के लक्ष्मण जी के बारे में। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, आर के लक्ष्मण जी हो जाएंगे, पहला ही आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया? भारत का कौन सा सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार माना जाता है? इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा? किसी भी कोई खिलाड़ी है, अलग अलग खिलाड़ी, बैडमिंटन, क्रिकेट, खो खो, जो भी है, क्रिकेट सब में सबसे बड़ा जो सम्मान जो होता है,
वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कंसिडर इंडियाज हाईएस्ट सपोर्टिंग ऑनर, द खेल रत्न वाज established in 1992 as the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award before it was renamed to Major Dhyanchand Khel Ratna Award in 21। यानी कि इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं कि खेल रत्न अवार्ड, जैसे पहले एक क्वेश्चन तो ये था कि हाईएस्ट क्या है, वो आपका आ गया, ध्यानचंद हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन था कब से चालू हुआ, तो 91 92 से खेल रत्न अवार्ड देना चालू हुआ हिंदुस्तान में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पिछला क्या नाम था जिसको रीनेम किया हुआ था, इसका पिछला नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था 2021 से पहले, और 2021 के बाद इनका नाम परिवर्तन कर दिया और अभी ध्यान मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम रखा गया। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन बन गए हैं आपके, तो ये सब आपको याद रहे इसलिए मैंने बनाया है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे भी राजीव गांधी अवार्ड बोल सकते थे, तो उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाए, तो ये चीज आप ध्यान रखें। क्वेश्चन आईडी 115 महात्मा गांधी gave the famous slogan "Do or die" to the nation on the eve of which mass movement? महात्मा गांधी ने किस जन आंदोलन की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को प्रसिद्ध नारा "करो या मरो" का दिया? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये भी ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। तो उसके लिए एग्जाम मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव की आपकी तैयारी अच्छी करनी है एलडीसी में जनरल नॉलेज की। तो ये था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। द डू एंड डाई स्लोगन इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। इट इज मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं कि डू और डाई का आंदोलन किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो एक आंसर तो ये हो जाएगा कि महात्मा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया। किस आंदोलन में दिया, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया। कब दिया, कौन से साल में दिया, अगस्त 2042 में दिया। ठीक है ना, तो ये आपके काफी सारे उसमें क्वेश्चन बनते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये रहा क्विट इंडिया मूवमेंट। तीन आंसर इसमें हो जाएगा और यहाँ चार दिया हुआ है, ये तो गलत लग रहा है इनका। क्वेश्चन आईडी 138 विश्व हिंदी दिवस वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर हम हिंदुस्तान का बनाते हैं। विश्व जो होता है वो 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी को क्यों मनाते हैं? इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना। विदेशों में भारत के दूतावास इस देश को बनाते हैं। ये बड़ा अच्छी बात लिखी है कि विश्व में हिंदी को कौन बनाएगा, हिंदी अमेरिकन और इंग्लैंड वाले तो बनाने से रहे। तो जागरूकता फैलाने के लिए तो जनरली तो स्टार्टिंग कहीं से करनी पड़ी, तो विदेश की जो दूतावास होते हैं वो बनाते हैं। साथ में मैं समझता हूँ वहाँ के जो इंडियंस लोग होते हैं उनको बुलाया जाता होगा ऑब्वियसली, ताकि एक माहौल बने, समारोह बने और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते रहें और फिर वहाँ के जो लोग हैं, चाहे अमेरिकन हो, अंग्रेज लोग हैं, जो भी है वो वहाँ जुड़े और उस चीज को और उसको समझे और फिर इसका प्रचार हो, प्रसार हो। इसका उद्देश्य यही है। तो बनाते जो है भारत के दूतावास जो होते हैं इन देशों में, वो लोग इसको मनाते हैं। क्वेश्चन आईडी 105 Which of these organization was jointly formed by Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka? इनमें से कौन सा संगठन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है? तो ये हमारा है सार्क। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन was established on December 2085. द सेक्रेटरी ऑफ एसोसिएशन वाज सेट अप इन काठमांडू। इसका मुख्यालय कहाँ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, नेपाल में। मुख्यालय बनाया गया 87 में। सार्क हैज 8 मेंबर्स। कितने मेंबर हैं सार्क में, ये एक और क्वेश्चन आता है। टोटल 8 मेंबर हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये लिखा हुआ ठीक है, अगर नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि कितने हैं। तो 3-4 क्वेश्चन है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स हैं। और इसका आंसर जो होगा वो सार्क हो जाएगा। एक इसमें एशियन में भी कंफ्यूज होता है, तो एशियन वगैरह मेरे ख्याल से चाइना वगैरह भी आते होंगे, इसलिए शायद और कुछ देश आते होंगे, इसलिए एशियन भी है, लेकिन इसमें हमारा सार्क आंसर हो जाता
क्वेश्चन आईडी जो है यहाँ पे भी शायद गलत दिया है इन्होंने, 3 आंसर गलत दिया हुआ है। सही आंसर इसमें सार्क हो जाएगा। क्वेश्चन आईडी 111। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। ये तो आप सर्च कर लेंगे, आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ बताने का है नहीं मुझे। पासिंग ऑफ प्राग्ञ एग्जामिनेशन conducted under the Hindi teaching scheme of the central government makes an employee। प्राग्ञ, यहाँ पे ये जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा नहीं है, प्राग्ञ आएगा। प्राग्ञ परीक्षा केंद्र सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित पास करने के लिए एक कर्मचारी हो जाता है। पिछले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि जो क्वेश्चन पेपर है जो मुझे दिख रहा है, मेरा ऐसे सोच है, उसके हिसाब से कहीं किसी न किसी ट्रांसलेशन टूल को यूज किया जाता है, शायद गूगल, मैं खुद भी यूज करता हूँ गूगल ट्रांसलेट। तो उसकी वजह से थोड़ी हिंदी में जो है उतनी शुद्धता सही नहीं आएगा। वो गूगल या जो भी टूल है वो अपने हिसाब से हिंदी ट्रांसलेट करेगा। तो जो भी हिंदी भाई है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। मैं भी हिंदी भाषा हूँ, मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी में ही हुई है। लेकिन अब होता क्या है कि इतना टाइम होता नहीं है, तो कई बार हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन बनाते हैं और उसको फिर गूगल ट्रांसलेट करते हैं, और समय का अभाव होने की वजह से थोड़ा सा। तो जो भी एग्जाम जो देना चाह रहे हैं, जो एग्जाम के दिन, प्लीज इवन पहले भी जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर बाइलिंगुअल में क्वेश्चन है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ें। सिर्फ कई लोग हिंदी पढ़ते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप दोनों को पढ़ें और आपका फिर आंसर सही होगा। तो प्राज्ञ परीक्षा जो होती है वो होती है हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। प्रोफिशिएंट नहीं होता है बंदा उसमें, प्रोफिशिएंट के लिए पारंगत तो दूसरा होता है, कुशलता नहीं आएगी। ये मिनिमम 10th स्टैंडर्ड का इसमें क्वेश्चन होता है। प्राज्ञ जो परीक्षा होती है किस लेवल की होती है? वो मेट्रिकुलेट 10th लेवल की होती है। फिर आगे पारंगत वगैरह भी होती है जिसमें पूरा कुशलता आ जाती है। तो इसमें आपको जो है वो सिर्फ कार्य साधक ज्ञान प्राप्त करना है। आईडी का 2 ये सही आंसर इसमें। विच ऑफ दिस क्रिकेट टीम वाज न्यूएस्ट इन आईपीएल? आईपीएल में अभी लास्ट में जो आई थी वो गुजरात टाइटन आई थी, जो जीत भी गई थी। तो ये बाकी पुणे वॉरियर्स बीच में आई थी। सबसे पहले हमारे इनिशियल लेवल में राजस्थान रॉयल और हैदराबाद था, और शायद पहला जो कप था आईपीएल का वो शायद राजस्थान रॉयल ले गया था, शेन वॉर्न की कैप्टनसी में। और पहली टीम जो स्टार्टिंग में आई थी उसमें राजस्थान रॉयल और सनराइज हैदराबाद थे, फिर बाद में पुणे वॉरियर्स जुड़ी, और अभी आखिर में गुजरात टाइटन जुड़ी। तो ये हमारा गुजरात टाइटन सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भी सही है। If the President of India wants to resign from office, who should the resignation be addressed to? यदि भारत के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस्तीफा किससे संबोधित किया जाना चाहिए? बताइए, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसके आंसर हम देख लेते हैं यहाँ पर। If the president decide to resign from his post before the end of tenure, tenure से पहले अगर राष्ट्रपति महोदय जो है अगर इस्तीफा देना चाहते हैं, he has to address his resignation letter to the vice president of India as per the constitution of India। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति महोदय अपने टेन्योर खत्म होने से पहले अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो उनको जो एड्रेस लेटर, संबोधन जो करना है वो करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय को, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार। द प्रेसिडेंट is the constitution head of the state of India, so he has to address the resignation to vice president, उनको एड्रेस करना है। और एक और नई बात आपको जानकारी बता दूं इसमें, president of India will address the resignation letter to vice president of India and in the absence of vice president, अगर vice president की अनुपस्थिति में, उपलब्ध नहीं है, आपकी पोस्ट वैकेंट है अगर मान लीजिए, then he will address it to chief justice of India। अगर वो पोस्ट खाली है या किसी वजह से उनको संबोधित नहीं किया जा सकता है तो ऐसे मामले में फिर ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अगर राष्ट्रपति महोदय इस्तीफा, अगला क्वेश्चन पूछ ले अगले एग्जाम में कि भाई इस्तीफा अगर देते हैं और उपराष्ट्रपति नहीं है तो ऐसी प्रेजेंट में किसको करेंगे? तो उसमें फिर आपका चीफ जस्टिस हो जाता है। तो यहाँ आपका जो आंसर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। यहाँ पे भी इन्होंने आंसर जो है गलत लिखा हुआ है, मुख्य ये नहीं है आपका आंसर, पहला ही आंसर है, ये भी आपको गलत हो जाएगा। The staff of central government office shall ordinarily be deemed to be acquired working knowledge in Hindi if कोई भी केंद्र सरकार के कार्यालय के कर्मचारी को आमतौर में हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होने वाला माना जाएगा यदि इतना परसेंटेज कर्मचारी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये सिंपल क्वेश्चन है, 80% होता है इसका आंसर। देखो मैंने इसका निकाला है क्या।
रूल 10(2) हमारा जो होता है, द स्टाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस शैल ओनली बी डीम्ड टू हैव इंक्वायर्ड, ऐसा माना जाएगा वर्किंग लोग है इफ 80% ऑफ स्टाफ वर्किंग देन हैव एक्वायर्ड। कोई भी सरकारी कार्यालय है, अगर वहां पर 80% लोगों ने कर लिया तो ये माना जाएगा कि वे उन्होंने कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये हमारा रूल 10(2) है और 80% इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आईडी 98, A financial emergency can be declared in the country under which of these article, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन लगाता है आपको आर्टिकल 360? तो प्रेसिडेंट लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? If the president is certified that a situation has arisen due to which the financial stability or credit of India or any part of स्टेबिलिटी इज थ्रेटन, अगर कोई खतरा है भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, वित्तीय स्थिरता बोलेंगे इसको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, वित्तीय स्थिरता में अगर राष्ट्रपति महोदय को लगता है कि हमारे देश में वित्तीय अस्थिरता की मामला हो सकता है, जैसे रिसेंटली अभी श्रीलंका में हुआ था और अभी शायद पाकिस्तान में भी होने की संभावना लग रही है, जो इंस्टाग्राम में जो वीडियोस देख रहा हूँ मैं उस हिसाब से, लेकिन श्रीलंका में आ चुकी थी। तो अगर ऐसा कभी वित्तीय अस्थिरता का खतरा लगता है भारत में, तो आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 360। इसमें भी आंसर गलत बताया हुआ है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन आईडी 106, इन विच ईयर डिड द साल्ट सत्याग्रह टेक प्लेस? नमक सत्याग्रह कानून किस वर्ष पास हुआ था? तो ये नमक सत्याग्रह जो होता है, दांडी मार्च जो हमारा होता है, जिसको दांडी मार्च भी फेमस है, वो हुआ था 12 मार्च 1930 को फ्रॉम साबरमती आश्रम से दांडी। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च किसके लिए हुआ था? दांडी मार्च तो नमक सत्याग्रह के लिए हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। फिर कहां से कहां तक मार्च हुआ था? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक हुआ था, 24 दिन के लिए, आफ्टर 24 डेज। ठीक है, 1930 में हुआ था। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1930। यहाँ पे आंसर 1932 बता रहे हैं। ये भी मेरे हिसाब से तो गलत ही। क्वेश्चन आईडी है हमारा 119, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो? आजकल इसरो बहुत फेमस हुआ है, चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं इसरो के चेयरमैन और इसरो की पूरी टीम को। भारत का नाम रोशन किया, भारत को ऊंचाई पे पहुंचाया। उसके लिए मैं भी मेरी तरफ से एक थोड़ा सा हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं उनके इस उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, कौन अध्यक्ष हैं, इसमें बताया है कि इसरो के चेयरमैन जो मैंने देखा है वो है सोमनाथ जी हैं। पूरा नाम इनका है श्रीधर पानिकर सोमनाथ। इज एन इंडियन स्पेस एरोस्पेस इंजीनियर सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इसरो। ठीक है, तो ये बताया सोमनाथ इज द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो। ही करंटली सर्व एज सेक्रेटरी स्पेस एंड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ बोथ द स्पेस कमीशन एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसके बारे में एक जानकारी और भी है मेरे पास। क्वेश्चन आईडी 119, ये हमारे चेयरमैन है इसरो के चेयरमैन, टेन्योर लेंथ ऑफ सर्विस। तो इसमें जो अभी है सोमनाथ 12 जनवरी 2022 से हैं। इससे पहले के शिवम थे, 18 से 22 4 साल रहे। इसके बाद एएस किरण कुमार थे 3 साल 15 से 18, और शैलेश नाइक जी थे 15 से 11 दिन के लिए रहे। के राधाकृष्णन जी थे 2009 से 14 तक। ठीक है, तो हमारे जो आंसर है इसमें उसके हिसाब से एस सोमनाथ शायद नहीं दिया हुआ है। के राधाकृष्णन जी पहले थे 2009 से थे। किरण कुमार शिवम, ये देख लीजिए, किरण कुमार शिवम, किरण कुमार ये यहाँ पर 15 से 18, शिवम आपके 22 में शिवम चले गए हैं, राधाकृष्णन पहले हैं, एस सोमनाथ जी इसमें नहीं है। ठीक है, ये सब पहले
तो के शिवम लास्ट थे, उसके पहले अभी एस सोमनाथ जी आएंगे, तो ये आएगा, इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। इसमें आंसर एक दिया हुआ है राधा कृष्णन जी, ये तो 100% दिख रहा है कि 2919 में थे, तो ये तो गलत है ही। तो इनमें से कोई नहीं आएगा आंसर, ये आंसर 4 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, when atmosphere gases trap heat and keep the earth warm, what does it leads to? बहुत हम इस बारे में बात करते हैं, सब आदमी जानते हैं इसको। तो जब वायुमंडलीय गैसें ऊष्मा को रोक लेती है और पृथ्वी को गर्म रखती है, तो इससे क्या होता है? तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आजकल कई बार बहुत गर्मी होती है, हमारे को लगता है यार बहुत गर्मी हो रही है, क्या हो रहा है, तो हम कई बार बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो क्या होती है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो घटित होती है, जो तब घटित होती है जब वायु के वायुमंडल में गैसें सूर्य की गर्मी को रोक लेती है। यह प्रक्रिया पृथ्वी को वायुमंडल के बिना होने की तुलना में अधिक गर्म बनाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव उन चीजों में से एक है जो पृथ्वी को रहने के लिए एक आरामदायक जगह बनाती है। The greenhouse effect is a process that occurs when gases in the Earth's atmosphere trap the sun's heat. This process makes Earth much warmer than it would be without an atmosphere. The greenhouse effect is one of the things that makes Earth a comfortable place to live. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो है वो गर्म हो जाता है मामला। तो इसका आंसर जो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। क्वेश्चन 90, और इसमें भी आंसर उन्होंने बोला है वायुमंडल वायु गुणवत्ता सूचकांक। मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन आंसर 1 है इसमें, ये गलत हो जाएगा। एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, बी रीजन डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। बी रीजन जो है हमारा क ख ग क्षेत्र ए बी सी, तो उसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या आता है इसमें। ये रीजन हमारे ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन। तो ये इन्होंने जो बताया है वो बी रीजन में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली आती है। हमारे इसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तो बी में ही दिखता है, सबको याद होगा। अब इश्यू आता है तो अंडमान निकोबार, यहाँ से क्लियर आप कोई भी आदमी को हल्का सा भी नॉलेज हो तो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र आता ही नहीं है। और यूनियन टेरिटरी में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो लेकिन यहाँ पे 2-3 अगर यूनियन टेरिटरी पूछी जाती है तो कंफ्यूज होते हैं। बड़ा सिंपल हो गया, अंडमान निकोबार ये आता है हमारे इसमें ए में आता है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2, यहाँ सही है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो लॉन्गर एज अ फंडामेंटल राइट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे ने कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मैं बता दूं, जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करते थे ऑब्जेक्ट, उसमें भी मौलिक अधिकार पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी की भी तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, मौलिक अधिकार सबको जवान में याद होना चाहिए कि टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से हैं वो आपको याद होना चाहिए, बता देता हूँ, नहीं है तो आपको इसके बारे में जानकारी हम देते हैं यहाँ पर। तो 6 जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार है, इसमें आपका संपत्ति का अधिकार नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा था कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो इसमें एक और नई जानकारी दे दूं आपको। ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स, हाउएवर बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 44वें संविधान संशोधन एक्ट 1974 में 78 में, it was deleted from the list of fundamental rights and made a legal right under article 300A in part 12 of the constitution। तो जो फंडामेंटल राइट्स है, लीगल राइट तो है आपके पास, जिसको आर्टिकल 300A में रखा गया है, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट से हटा दिया, डिलीट कर दिया है। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा, नया कोई जानकारी मुझे भी मिली जानकारी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी, जिनको से अब नहीं है आपका फंडामेंटल राइट, संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है 113, विच इंडियन पोएट इज आल्सो नोट एज शेक्सपियर। भारत के किस कवि को शेक्सपियर भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि शेक्सपियर पहले पैदा हुए थे कि ये पहले, कौन पहले आया था दुनिया में, उसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा यहां से। कालिदास वॉज द ग्रेट पोएट एंड प्ले राइट हु लीड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विक्रमादित्य के साम्राज्य में आया था।
He penned many plays, poetries, epics, etc. in Sanskrit, which were translated to many different languages and are widely appreciated to this day. This is why he is often referred to as the Shakespeare of India. तो शेक्सपियर इंडिया किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कालिदास जो है वो आए थे 4th-5th सेंचुरी एडी में और शेक्सपियर का जन्म हुआ था 1564 में। तो काफी बाद आए थे शेक्सपियर, लेकिन तो पहले कौन आए थे? कालिदास जी आए थे। तो इनका जवाब हो जाएगा कालिदास जी 4। यहाँ पे भी ना 3 बताया हुआ जो कि गलत लग रहा है। क्वेश्चन आईडी 117, आगा का कप किससे रिलेटेड है? ये हॉकी से। द आगा का कप इज एसोसिएटेड विद द हॉकी। It is one of the best and most colorful tournament in India and attracts entries from the all over the world. यानी आगा का कप में दुनिया से लोग खेलने आते हैं। इंडिया का जो है, भारत का सबसे इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है आगा का कप, जो है हॉकी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमारा हॉकी सही हो जाएगा। यहाँ पे भी ना टेबल टेनिस दिया, ये भी गलत हो जाएगा आपका। Which is the nodal ministry of the Department for Implementation of Official Language? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया। राजभाषा अधिनियम 1963 की कार्यान्वयन के लिए प्रधान मंत्रालय विभाग कौन सा? जैसे भी मैंने आपको बोला है कि आपको जब भी राजभाषा से कनेक्टिंग या कोई क्वेश्चन पूछाता है किस डिपार्टमेंट से है, तो ये सिंपल सा जवाब हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, या दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये हमारा जनरल नॉलेज का कुछ पार्ट हो गया। एक रिमेनिंग पार्ट के मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, काफी लंबा हो चुका है समय। और एक बात मैं अंत में कहना था, मेरे को बस काफी फोन आ रहे हैं, काफी मैसेज आते हैं, लोग डाउट्स पूछ रहे हैं और काफी खुश हैं वीडियोस देख के, मेरे बताने के तरीके से, समझाने के तरीके से। लेकिन जब मैं पूछता हूँ आपने सब्सक्राइब किया, तो वो स्माइल देते हैं, सर सब्सक्राइब तो नहीं किया हमने आपका, लेकिन चैनल बहुत अच्छा है, हम आपके ही चैनल को देखते हैं सर, हम लाइक्स करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज, अगर आपको मेरा चैनल, मेरा यूट्यूब सही में अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अभी करें अगर जो नहीं किया है। मेरी जानकारी में कई लोगों से मेरी बात हुई है, कई लोग रेगुलरली मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, कई लोग एपीओ भी बन गए मेरे वीडियो देख के, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको सही में मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, 1 मिनट निकालें मेरे लिए, मैंने आपके लिए काफी निकाला है। थैंक यू। और अच्छा लगा तो प्लीज शेयर भी करें वीडियोस को।